ऐड होगा क्लासिफिकेशन का। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को किस हेड में बुक करना है वो हेड यहाँ आता है, उसकी उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है कि माइनर हेड, मतलब थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना होता है। खाली मेजर हेड से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत उसका माइनर हेड वगैरह देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हेड वगैरह देना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ भी है, क्लासिफिकेशन अमाउंट। ठीक है, लगभग ऐसा रहा है। बस पेमेंट हमारी दो तरह से होती है, कैश हो गई या आपकी चेक हो गई। तो ये कैश के लिए है, इसमें हमारा चेक के का एक कॉलम और होगा, चेक का हमारा एक कॉलम और होगा, चेक अमाउंट और चेक नंबर। तो दो कॉलम हो गए, मतलब चेक का एक कॉलम होगा लेकिन उसके दो पार्ट होंगे कि एक तो चेक नंबर रहेगी। तो पेमेंट में हमारे दोनों आएंगे कि आपका कैश कितनी पेमेंट हुई है और चेक से कितनी हुई है। ठीक है, और ये हमारा इधर रिसिप्ट साइड में कैश आए चेक आए, उसको एक तरह से रिसिप्ट ही है वो हमारी, तो उसमें उसमें अलग अलग बाय बाय करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मोटा मोटा फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं उधर से ही थोड़ा बहुत मैच करते हुए इधर लाया गया है, पर उसमें कॉलम 12 कॉलम होते हैं इसमें। ठीक है, और ये CPWD ए में 1 में मेंटेन होता है। ठीक है, किसी भी डिवीजन ऑफिस में एक कैश बुक होती है जिसका हेड जो होता है, जो मतलब मेन उसका जो रखता है वो रखता है डिविजनल ऑफिसर। डिविजनल अकाउंटेंट जो हमारा AA होता है उसके रैंक का होता है, वो हमारा डिविजनल अकाउंटेंट होता है, जिसको उसके मेंटेन करने की पूरी जिम्मेवारी उसी की होती है। वो अपनी कैशियर की हेल्प ले सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की। ठीक है, ये मंथ स्टार्टिंग में खुलता है, मंथ एंड में बंद होता है। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन जिसमें रेवेन्यू आना या रेवेन्यू जाना इन्वॉल्व होगा, सारी ट्रांजेक्शन इसके थ्रू जाएगी। ठीक है, और थोड़ी सी जो थ्योरी है, जो नोट्स शेयर किए हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेंगे तो फैमिलियर हो जाएंगे, और फिर एंट्री वाइज तो हम उसको सारी एक एक एंट्री को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो दो साइड हो गई, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड हो गई है। ठीक है, 12 कॉलम होते हैं, 1 से 5 कॉलम हमारे 1 2 3 4 5 ये हमारे रिसिप्ट साइड है। 6 ये वाउचर नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 7 ठीक है, कि जो हमारे पास रिसिप्ट आई है या हमने जो पेमेंट की है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो हमारे उससे मैच होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से हमें, आप ये मान के चलो कि आपके जैसे ऑफिस में तिजोरी होती है ना, वो आपकी वर्किंग सीट है, कि उस तिजोरी में कितना माल पड़ा हुआ है वो आपका लेखा जोखा हिसाब आपकी वर्किंग सीट में होता है, पैरेलली मेंटेन करके चलते हैं। वो एक तरह से हमें उसमें भी हेल्प करती है कि हमारा लास्ट में बैलेंस जो आ रहा है वो उससे टैली हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। और साथ ही साथ में वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है कि आप सारी वो वर्किंग को भी दिखाइए। तो एक तरह से जैसे ऑफिस में तिजोरी हमारी है, उसमें हम अपना सारा कैश वगैरह मेंटेन करते हैं भाई, उसमें IPO आते हैं उनको रखते हैं, कोई भाई कैश आया उनको रखते हैं, रेवेन्यू स्टैंप आई उनको रखते हैं, तो उसमें लॉक करके रखते हैं। तो इसी तरीके से आप एज्यूम कर चलिए वही है। इसी एग्जांपल को लेते हुए हम उसको पूरा कैश बुक में उसको समझेंगे, तो उसी से आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई, वर्किंग शीट हो गई। फिर जब ये बनेगी कैश बुक आपकी, ये कैश बुक का फॉर्मेट ये इस तरह का है। ये
ये आपको सीट मिलेगी आपको। इसमें देखो ये दिया हुआ कि कैश बुक कैसे बनानी है, कैसे भरनी है। ये आपका जो CPDW कोर की जो बुक है उसमें इस पैरा नंबर से इस पैरा नंबर में पूरी आपको बनानी बताई गई है, किस कॉलम में क्या आएगा। इसको आपको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो थोड़ा टाइम मिले तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आएगा उसका नाम, किस ऑफिस की हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, किस मंथ की बना रहे हैं। तो इसमें फॉर्मेलिटीज के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पहला डेट ऑफ रिसिप्ट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स जो हमने देखा था उसको, फ्रॉम होम रिसीव्ड, ये ज़्यादा क्लियरिटी के साथ लिख दिया है, ठीक है। हाँ, उसका अमाउंट कैश में, कैश मतलब कैश में हो, DD में हो, वो भी कैश इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। यहाँ पर क्लास में यहाँ पर ये कॉलम थोड़ा छोटा है, तो इसलिए जितने शार्प पेन मतलब पतली पिन के पेन से लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे तो मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो जाएंगे। जितना आप खोल के लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी श्योरिटी हो जाएगी मार्क्स की, ठीक है। अब ये दूसरा प्रोपोर्शन है, डेट ऑफ पेमेंट, वाउचर, टू होम पेड, कैश, चेक अमाउंट और क्लासिफिकेशन। यहाँ पर दो अमाउंट है, एक कैश का, एक चेक जो हमने इशू किया। यहाँ खाली इशू आएंगे, तो ये 10 और 11 सिर्फ आपका ना फॉर्मेलिटी के लिए कॉलम है बस, लेकिन इसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं, मतलब कि कैलकुलेशन में मतलब जो हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट का जो बैलेंस करते हैं उसमें 10 और 11 का कोई रोल नहीं, ओनली टोटलिंग का इसमें आपका काम होता है बस। बाकी ये कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा, कॉलम 10 और 11 उसी के रिस्पेक्ट में आप ये क्लासिफिकेशन देंगे। हर एक एंट्री की क्लासिफिकेशन देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स लगभग 60 से 70% मार्क्स उसी चीज़ के, ठीक है। ये हमारी पूरी कैश बुक होती है। इसके साथ में हम अपनी वर्किंग शीट बनाएंगे, अपनी रफ पेपर पे बना लेंगे, और वहाँ पर आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये लास्ट में ये जब ये क्लोज हो जाता है तो एक हम सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं कि जो इसमें बैलेंस आया है वही हमारा तिजोरी में, जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक वर्किंग शीट है जो तिजोरी है जिसमें हमने वो रखा हुआ उससे मैच कर लें। एक लास्ट में हम एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करते हैं, उसके भी अलग से मार्क्स होते हैं। पर यदि अमाउंट गलत है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। जनरली होता क्या है कि इसमें क्या है, जो आपका कैश बुक का क्वेश्चन है इसमें हर एक एंट्री लगभग हर एक एंट्री इंडिपेंडेंट है, तो हर एक एंट्री की अपनी वेटेज है। तो अब मान लो कोई एंट्री, एक एंट्री गलत होती है और दूसरी एंट्री उससे इंडिपेंडेंट है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है, यदि एक भी एंट्री गलत हो जाए पर टोटल गलत आ जाएगा, तो टोटल जहाँ जहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, जितना वो रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा उतने ही मार्क्स की वेटेज बढ़ती चली जाएगी। यदि आपने ओपनिंग बैलेंस गलत कर दिया तो वैसे तो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन वो साथ में उसका क्लोजिंग बैलेंस भी गलत आएगा, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स ऐसे ज़्यादा कट जाते हैं। एक आधी गलती ऐसी होती है जो जैसे चेक पेमेंट की है तो उसमें आपके टोटल में फर्क नहीं आएगा, तो उसके मार्क्स कम कटते हैं, वो एंट्री गलत होती है। तो इसलिए कहने को तो स्टाफ मार्किंग है, लेकिन उस रेशो में नहीं है कि भाई मान लो एक गलती होगी तो उसी रेशो में नंबर नहीं कटते हैं, नंबर थोड़े ज़्यादा ही कटते हैं, क्योंकि वो कई चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो इसलिए गलती को आपको ये 25-26% कर लेंगे तो फिर तो है ना कॉन्फिडेंस आता है, फिर गलती के इतने चांस रहते हैं। और इसमें आपको 1 घंटा से 1.25 घंटा का टाइम आपका लगना चाहिए। और यदि आपका 1.5 भी लगता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपको फिर कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम रह जाएगा। लेकिन 1.5 घंटा लग के यदि क्वेश्चन हो जाता, ठीक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास आदमी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा समझा है, ठीक है। अब आता है इसमें पेमेंट किस तरह की होती है, PWD डिवीजन में पेमेंट्स किस तरह की होती है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं।
एक तो वर्क्स की पेमेंट होती है, वर्क्स की। एक वर्ड यूज होगा वर्क चार्ज, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मतलब जो काम हो रहा है उससे जो उसकी जो हेड से या उसकी जो बजट से जो कोस्ट चार्ज होगी ना, वो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे, और उससे संबंधित खर्चे। ठीक है, और पे होंगी, पे एंड अलाउंस, ये हमारे इंक्लूडिंग मेडिकल रिम्बर्समेंट। कर मेडिकल का तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली पेमेंट्स यही होती है। टीए वगैरह होंगे, कंटीजेंसी वगैरह होंगे। ठीक है, अब एक इसमें एडवांस, एडवांस जीपीएफ का। ठीक है, और जीपीएफ का फाइनल विड्रॉल, या फाइनल नहीं, विड्रॉल भी लगा लो, फाइनल भी दोनों। विड्रॉल ओनली ग्रुप डी, ओनली ग्रुप डी का। बाकी ग्रुप सी एंड अब होगा, पीएन अकाउंट ऑफिस से होगा, डिविजनल कैश बुक से नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा दीपक? आ रहा है सर। ठीक है, तो ऐसे ही डीएलआई होता है, डीएलआई होता है, वो भी आपका ग्रुप डी का होती है पेमेंट। ये थोड़ी सी थ्योरी है, हल्की फुल्की, कोई ना भी समझ में आएगा तो कम आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और शॉर्ट टर्म्स लोन्स, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से क्या मतलब है? लेस देन 60 इंस्टॉलमेंट। ये भी हमारा इसी कैश बुक से पेमेंट होगी। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया एक तरह से बेसिक है थोड़ा सा। अब इसमें अब मेन जो स्टार्टिंग जो होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट। यदि आप कैश बुक की स्टार्टिंग देंगे, सबसे पहला पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस, जो कि रिसिप्ट साइड में आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस में कौन कौन से आपके आइटम्स इंक्लूड होंगे, कौन कौन से आइटम्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, ये हमने यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। और एक तरह से हमारी तिजोरी टाइप में मैंने बना दिया है भाई, जैसे ये कुंडी लग गई। ठीक है, इसमें हम क्या क्या रखेंगे जिसको हम तुरंत वो करा ले, कैश करा ले, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नोट्स, नोट, करेंसी नोट। ठीक है, लीगल नोट, करेंसी नोट, कॉइन्स, तो ये सब हमारे ओपनिंग में होंगे, जो हमारे हाथ में है वो है। ठीक है, दूसरा नोट होंगे। अब नोट में ही ना दो तीन चीज, दो चीज और आ जाती है। एक तो सोल्ड नोट और काउंटरफिट नोट। तो इनमें कई बार कंफ्यूजन आती है। सोलिड नोट तो ये है कि गंदे नोट है, कई बार क्या होता है नोट फट भी जाता है, तो भी नोट तो वो चलता है, चाहे उसकी कीमत कम हो। वो कीमत की तो बाद में जिक्र करेंगे जब वो ऐसा कुछ आएगा। लेकिन यदि सोल्ड नोट होगा वो भी हमारा ओपनिंग का पार्ट होगा। लेकिन यदि काउंटर फिट नोट्स होंगे वो हमारा ओपनिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि नकली नोट हमारा, क्योंकि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा नकली नोट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। वो कहता है स्टार्टिंग में कि हमारे पास हमारी तिजोरी के अंदर 50 रुपए के नकली नोट है, तो हम उसको ओपनिंग में ऐड नहीं करेंगे। ये मोटा मोटा ये। ठीक है, अब चले एक रेवेन्यू स्टैम्प्स। रेवेन्यू स्टैम्प्स हमारी कैश इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि जब हम उसको चाहे रेवेन्यू स्टैम्प को कैश में बदल सकते हैं, डाक खाने से इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कैश इक्विवेलेंट है।
तो रेवेन्यू स्टैंप हमारा यदि हमारे तिजोरी में या कैश चेस्ट में, मैंने नया वर्ड यूज किया है कैश चेस्ट, जो हमारा ये कैश चेस्ट में या हमारी तिजोरी में आपके पास यदि 10 रुपए की 15 रुपए की स्टैंप पड़ी है तो वो हमारा ओपनिंग का पार्ट होगा। हम कहेंगे कि इतने पैसे हमारे पास है। ठीक है, अब आ जाएगा सेल्फ चेक। सेल्फ चेक सेल्फ चेक सेल्फ चेक क्या होता है कि अब जैसे हमें हमारे मतलब ये लगा लो कि हमारे पास पैसा इन हैंड कम है, तो हम बैंक से पैसा विड्रॉ कराते हैं, तो वो बैंक से जो पैसा विड्रॉ कराने के लिए हम सेल्फ चेक काटते हैं, अपने नाम चेक काटते हैं कि टू माई सेल्फ या डीडीओ। अब यदि आप पर्सनल बैंकिंग में भी जाएंगे तो भी यदि आपको आप अपने लिए पैसा निकालना है तो आप ये चेक अपने नाम से काटेंगे, माई सेल्फ लिख के काटेंगे। तो वो चेक मैंने काट के रख लिया अपनी तिजोरी में, छुट्टी पड़ गई 2-4 दिन की या मैं जा नहीं पाया और मेरी तिजोरी में 5 जाएगा सेल्फ चेक पड़ा है, तो हमारा वो कैश इक्विवेलेंट ही है, वो एक तरह से कैश ही है, क्योंकि उसको बैंक में देना पैसे मिल जाए, इसलिए सेल्फ चेक हमारा ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है। ठीक है, अब ये सेल्फ चेक में कई 1-2 आइटम और भी है कि भी सेल्फ चेक डिपॉजिट बाय डिविजनल ऑफिसर इन लिeu ऑफ कैश, प्राइवेट चेक भी आता है। तो वो सेल्फ चेक का एक हम आप अलग से चेक वाला जो एक बार हम अलग से करेंगे बिल्कुल पूरा खोल के कि चेक में मतलब क्या क्या सेल्फ का क्या मतलब, प्राइवेट का क्या मतलब है, और ये डिविजनल ऑफिसर के चेक का क्या मतलब है। ठीक है, वैसे अब चेक, डीडी, आईपीओ या कोई कैश, ठीक है, ये कोई भी होगा, चेक, डीडीओ या आईपीओ, ये कोई भी होगा। यदि डीडीओ का नाम होगा मतलब हमारे नाम होगा तो वो हमारा है, क्योंकि उसको हमने बैंक में देना है और के कैश ले लेना। यदि हमारे नाम नहीं है तो हमारे ओपनिंग का पार्ट नहीं है। जैसे कि किसी ने हमें चेक दिया कि भाई हॉस्टल का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, हमने अभी बिल भराने समय हो गया या लेट हो गए, हमने अपने उसमें डाल दिया, तिजोरी में डाल दिया, अपनी कैश चेस्ट में डाल दिया। वो जब चेक निकलता है तो वो किसी और के नाम होगा, मान लो बिजली का तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट नाम होगा, या आपका टेलीफोन का है तो एमटीएल के नाम होगा। तो वो चेक हमारे अपने डिपार्टमेंट के नाम नहीं है, तो इसलिए वो हम उसको कैश ओपनिंग बैलेंस में ऐड नहीं करें। ये ठीक है। एक अलग से होता है DACR, चेक हुआ, डीडी हुआ, चेक, डीडी, आईपीओ इन फेवर ऑफ, डीडीओ लिखता हूँ, वैसे एचओडी भी हो सकता है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के किसी के भी फेवर में हो सकता है। ठीक है, तो DACR भी एक तरह का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट फर्म को या सेमी गवर्नमेंट को दिया जाता है बैंक द्वारा, एक तरह की गारंटी है। लेकिन ये गारंटी दूसरी तरह की है कि आपको ऑन कॉल मांगने पर तुरंत मिल जाएगी, इसलिए कॉल एट डिपॉजिट एट कॉल रिसीव करता है, मतलब आपके बोलने पर ही बोलने मात्र पे ही मिल जाएगी। इसलिए ये अलग से इस पीडब्ल्यूडी में ये अलग से टर्म है DACR, ये ओपनिंग का पार्ट है। DACR होगी तो ये हमेशा ओपनिंग में जोड़नी है। ठीक है, अब तो दूसरी बात है इसमें इम्प्रेस्ड और एडवांस। इम्प्रेस्ड के आगे आमतौर पर परमानेंट लिखा मिलेगा और एडवांस के आगे टेम्परेरी मिलेगा। ठीक है, यदि बाई चांस किसी ने टेम्परेरी इम्प्रेस कर दिया है, टेम्परेरी इम्प्रेस लिख दिया है, तो वो एडवांस ही होगा।
ठीक है, या किसी ने परमानेंट एडवांस लिख दिया है, तो वो आपका इंप्रेस्ड ही होगा। इनमें फर्क क्या है? वैसे तो आपको दिया हुआ इसमें आप पढ़ोगे तो पता लगता है, लेकिन मोटा मोटा फर्क बता देता हूँ। इंप्रेस क्या है? वो परमानेंट नेचर का होता है। वो उसमें से कोई खर्चा करोगे करोगे तो उसे आप रिकूप कर देते हैं। एडवांस होता है, एक टर्म एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वो पहले से सैंक्शन होता है, उसकी पहले से अप्रूवल ली गई होती है, और वो काम पूरा होते ही बाकी का बैलेंस हमें वापस करना होता है। ये नहीं कर रखे हैं, जैसे ही काम पूरा हुआ, जैसे पेमेंट होगी, पेमेंट करके जो बचता है उसको वापस जमा करना, ठीक है। लेकिन वो पहले से ही सैंक्शन हो चुका होता है, उसकी अप्रूवल हो चुकी थी। इंटरेस्ट में जो खर्चा होता है वो जनरली उसकी अप्रूवल बाद में होती है। तो जब वो खर्चा कर लेता है तो वो अपने बिल दिखाएगा, और उसके बदले में उसको उतना पैसा ले जाएगा, यानी उसके वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा इंटरेस्ट के अमाउंट को, जिसे बोलते हैं रिकूपमेंट। उसको रिकूप कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर यही है। यदि परमानेंट लिखा हुआ तो हमेशा इंटरेस्ट होगा, और टेम्परेरी लिखा है तो हमेशा एडवांस होगा, ठीक है। एडवांस जैसे ही उसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, वो उसी टाइम आपको क्लोज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को जब तक बोला ना जाए तब तक क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपके है। अब इसमें एक दो आइटम और है, जैसे कि अनपेड वेजेस। जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक ब्लड बैंक खोल रहा है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें जो भी स्टाफ होगा, एक हॉस्पिटल में भी स्टाफ है, तो ये हमेशा वर्क चार्ज स्टाफ होगा। वर्क, मान लो 2 साल के लिए हमने ट्रायल किया, तो वो तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि जो मजदूर लगे हैं, ठेकेदार लगे है, इंजीनियर लगे है, वो सब वर्क चार्ज स्टाफ है। लेकिन बन गया है और उसमें लैब असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है, ये भी वर्क चार्ज का है, क्योंकि ये उसी सैंक्शन जो का काम उसके अगेंस्ट ही वो ले रहे हैं, उसके बजट के अगेंस्ट ही चले दे रहे हैं। तो ये तो बता, आप वर्क चार्ज को ध्यान रखिए, इसमें है ना आपको वर्क चार्ज मिलेगा। तो वर्क चार्ज हमेशा उसी हेड से पेमेंट होती है जिस हेड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या जिस हेड की आप कैश बुक लिख रहे हैं, मतलब जिस डिपार्टमेंट की लिख रहे हैं उसी हेड से होता है, मतलब उस पर्टिकुलर काम से ही होता है। मान लो पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है तो स्कूल बिल्डिंग बनाना, तो स्कूल बिल्डिंग के हेड से उसकी पेमेंट होती है। जो ये रेगुलर होता है, ये जो हॉस्पिटल का है, तो इसको रेगुलर स्टाफ बोले, ठीक है। थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट में फर्क है, इसलिए ऐसा बताया गया है। अब रेगुलर में क्या है, एक मिनट दोबारा बोलना है, आवाज क्लियर नहीं। हॉस्पिटल को जो लोग बना रहे सर, वही तो वर्क चार्ज स्टाफ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हॉस्पिटल है, उसमें एक्सटेंशन कर रहे हैं, ब्लड बैंक बना रहे हैं। जब हॉस्पिटल बनेगा तो सारा ही वो वर्क चार्ज होगा, पर जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बैठे हैं, वो जो वहां से हेल्थ, वो तो रेगुलर स्टाफ होगा ना। हाँ, तो थोड़ा सा एक बार मैं आगे चलूं, फिर आप पूछोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। अब इसमें क्या है, जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, तो कैश बुक हमारे वर्क चार्ज स्टाफ की जो पेमेंट होगी हम कैश बुक से करते हैं, पीरियडिक कैश बुक से करते हैं, मतलब डिविजनल ऑफिसर करता है अब अपने उससे। अब इसमें क्या है कि वो अनपेड रह गया, तो अनपेड बेसिस ऑफ वर्क चार्ज स्टाफ, तो ये हमारा कैश बुक का पार्ट है। तो अनपेड, मान लो कोई पैसा अनपेड रह गया तो हम उसको रखेंगे अपनी उसमें जो हमारा कैश टेस्ट होता है, जो हमारी
तिजोरी हमने बनाई है ये उसमें रखेंगे, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है। इसके ओपोजिट हम बात करें यदि रेगुलर स्टाफ का अनपेड वेजेस है, तो ये हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं, क्योंकि ये हमारी कैश बुक के थ्रू पास नहीं होता है। ये यदि अमाउंट अनपेड है 3 महीने तक, तब ये उसको रिफंड करते हैं। तो इसको रिफंड करेंगे ना, रिफंड ऑफ वेजेस ऑफ रेगुलर स्टाफ, ये हमारा ओपनिंग का पार्ट। यानी कि अब आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल वगैरह बल्क बैंक कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अनपेड ऑफ दी वर्क चार्ज स्टाफ होगा तो ओपनिंग का पार्ट है, और रिफंड होगा तब वो ओपनिंग का पार्ट ही है। अदरवाइज अनपेड में ये ओपनिंग का पार्ट नहीं है रेगुलर स्टाफ। थोड़ा सा हो सकता है जिन्होंने भी तो बिल्कुल पहली बार इसको देख मतलब कर रहे हो को अजीब लग रहा होगा, तो इसमें घबराने तो नहीं है, बार बार आएगा क्वेश्चन में, तो वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्या होता है, क्यों इसको ऐड करते हैं और क्यों इसको ऐड नहीं करते हैं, वो चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनपेड वेज होगी वर्क चार्ज की, तो वो उसी टाइम इंक्लूड होगी, क्योंकि वर्क चार्ज की पेमेंट हमारी डिविजनल से होती है। और यदि आपकी अनपेड वेज रेगुलर स्टाफ की होगी, वो यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हम अपनी सब चेस्ट मतलब अलग से पेमेंट करते हैं, मतलब पहले से पेमेंट निकाल देते हैं, किसी और को दे देते हैं, जो ऑथराइज है वो उसकी पेमेंट करता है। यदि वो 3 महीने तक उसकी पेमेंट नहीं होती है तो उसको वापस जमा करनी पड़ती है, तब उसको रिफंड वर्ड यूज करते हैं। रिफंड वर्ड यूज होगा तब वो हमारा कैश ओपनिंग बैलेंस में आएगा। ठीक है, अब जो नहीं आएंगे थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो रह भी गए हैं, वो आएगा तब वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा बीच में बता दीजिएगा। अब जो नहीं आएंगे, आपने काउंटर नोट एंड कॉइन्स तो काउंटर फिट नोट तो समझ लिया कि नकली नोट है, वो तो नहीं आएगा। दूसरा होगा आपका सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स, ये भी नहीं आएगा। यदि आपकी सर्विस पोस्टेज स्टैंप है, ठीक है, ये आपका कैश बुक का पार्ट नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम इसको अपनी तिजोरी में रखे भी हुए हैं ना, तो हम इसको चाहकर भी जरूरत पर इसको कैश नहीं करा सकते, इसलिए ये उसका ये आपका ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं है। यदि आपका लिखा हो कि इतनी स्टैंप पड़ी, हमारे पास 50 रुपये स्टैंप पड़ी है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे कि वो हमारा ओपनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब FDR पड़ी है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, या कोई और किसी तरह की रिसिप्ट पड़ी हो, कई तरह की FD होती है, ठीक है, वो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये टेंडर वेंडर होते तो वो EPVG आती है ना, परफॉर्मेंस गारंटी आती है, कोई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो वो 26 मंथ की गारंटी देता है, तो हम उसको अपने उसमें डाल देते हैं, तिजोरी में रख लेकिन क्योंकि हम उसको चाहकर कैश नहीं करा सकते, तो इसलिए वो FDR हमारा ओपनिंग का पार्ट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस में नहीं आए। जिसको हम तुरंत कैश करा सकते हैं वही ओपनिंग में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, कोई भाई बॉन्ड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स या कोई किसी तरह कोई बॉन्ड है, क्योंकि उसको वो एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, तो उसको हम उसी टाइम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कैश नहीं करा सकते, इसलिए हमारा वो नहीं है। जैसे बैंक गारंटी भी एक पीरियड की होती है कि भाई इतने टाइम के बाद पेमेंट नहीं करेगा तब तक बैंक उसको वो करेगा, उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है, जैसे और ले लो तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज तो यहाँ यूज नहीं होती है, यहाँ यूज होगा प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, अब नॉन ट्रांसफरेबल चेक्स, ठीक है, जो हम अपनी पर्सनल चेक यूज करते हैं
वही ट्रांसफरेबल चेक होते हैं। उनके अलावा सारे चेक नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। हम उसको यदि हमारे पास होंगे भी तो हम उसको ओपनिंग में ऐड नहीं करेंगे। वैसे ये जनरली आता नहीं, बहुत कम चांस आएगा। ठीक है, अब चेक्स डीडी, बीडी, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, आईपीओ, ये यदि गवर्नमेंट ड्यूज के नहीं है हमारे नाम, है हमारे नाम, लेकिन गवर्नमेंट ड्यूज के नहीं है तो भी नहीं आएगा। जैसे कि हमने बताया था कि भाई कोई चेक हमारे नाम है लेकिन है वो हॉस्टल रेंट का, तो वो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन वो अपने वहाँ जमा मतलब लेके जमा करते तो वो भी इसमें नहीं आएगा कि वो हमारे इनकम ही नहीं है, मतलब हमारी रिसिप्ट ही नहीं है, वैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो आप फिलहाल तो इसमें जाएंगे जो हमारे नाम से नहीं है और गवर्नमेंट ड्यूज का नहीं है वो यहाँ पर नहीं ऐड होगा। जैसे एग्जाम्पल में आएगा तो वहाँ पर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। अब आपका नेक्स्ट लगा लो। अब कुछ चेक्स ऐसे होते हैं अनडिलीवर्ड चेक्स। ये जितने आइटम बताए ना, ये सारे आपके जो आपकी तिजोरी है उसमें हो सकते हैं, लेकिन किसको आपको कहेगा आपके हाथ में कितना बैलेंस है, तो आपको उनमें छाट के देखना, हाँ ये मेरा आज का है, ये मेरा आज का है, वो चीजें यहाँ पर हो रही है। तो अनडिलीवर्ड चेक्स मतलब है कि मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी थी, हमने चेक इशू कर दिया पर वो लेने नहीं आया, तो उसको क्या करेंगे, हम अपने किसी में रखेंगे कि जब आएगा तब दे देंगे। वो ना तो हमारे नाम है ना गवर्नमेंट का ड्यूज है, तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर हमारा नहीं है। ठीक है, हमारे ओपनिंग का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये तो बताया था अनपेड वेजेस या अनपेड, रेगुलर स्टाफ के लिए वेजेस वर्ड यूज करते नहीं है, पे एंड अलाउंस करते हैं, पे एंड अलाउंस ऑफ रेगुलर स्टाफ। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसके लिए अलग से इसको अलग से बांटा जाता है। 3 महीने तक यदि वो अनपेड रहता है तब वो हमें वो वापस आता है, तब हम उसको एज ए रिफंड वर्ड यूज होगा, तब उसको हम अपना ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। तो मोटा मोटी यही आपका है जो ओपनिंग बैलेंस में हमारे आते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को इसमें मतलब उनमें ये आइटम आते हैं। अब आपको एक तो चेक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, अब एक जैसे सेल्फ चेक से रिलेटेड था, वो DACR भी होगा, अनपेड इंप्रेस्ड। अच्छा, इंप्रेस्ड और ये बता ही दिया ना, इंप्रेस्ड और एडवांस भी इसमें आएगा, लेकिन ये हमारे पास होता नहीं है, ये किसी थर्ड पर्सन को होता है। कोई जैसे स्टोर कीपर हुआ या कोई जेई हुआ, वो अपने पास रखता है, पर हमारे पास उसकी हैंड रिसिप्ट होती है कि भाई इतना पैसा दिया, तो वो हमारी उसमें पड़ी होगी तिजोरी में कि भाई हाँ भाई इसको 1000 रुपये इसको इंप्रेस दे रखा है, 1000 रुपये इसको टेम्परेरी एडवांस दे रखा है, तो वो पर्ची हमारे पास पड़ी होगी। उस पर्ची को देखकर हम लिखते हैं कि हाँ भाई ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का बैलेंस है पैसा, क्योंकि उससे हम हिसाब मांग लेंगे महीने एंड में या बीच में ही मांग सकते हैं, पर महीने एंड में तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब रिफंड का हो गया और कोई आइटम तो नहीं है। सर्विस पोस्ट स्टैम्प के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। FDR यहाँ नहीं आएगी, बॉन्ड यहाँ नहीं आएगी, गारंटी यहाँ नहीं आएगी, प्राइवेट चेक थर्ड पार्टी के नहीं आएंगे, DD जो गवर्नमेंट ड्यूज के है वो नहीं आएंगे। ठीक है, अनडिलीवर्ड नहीं आएंगे, अनपेड वाला तो आ गया। अब आ जाते हैं चेक्स। चेक देखो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, चेक्स जो ये थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, पेपर में आने वाली थ्योरी नहीं है,
पेपर में आने वाली थ्योरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वैसे क्योंकि बार बार ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी आपका यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है, ए, बी और सी। कोई 1 2 भी कह देता, 1 2 और 3rd। ठीक है, कोई ऐसे भी कह देता ए बी सी 4। जनरली ए बी सी ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें जो ना ये होता है ट्रांसफेरेबल यानी नेगोशिएबल। ये एक्ट भी होता है इसका, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट, ये नेगोशिएबल। ये होता है नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, और ये होता है नॉट नेगोशिएबल एंड नॉट पेबल इन कैश। ये कभी कैश में पे नहीं। ठीक है, तो जो हम जनरल चेक यूज करते हैं अपने पर्सनल क्लेम के लिए या अपने आपस में यूज करते हैं, क्रेडिटर को, डेटर को, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, टेंडर को पेमेंट करने के लिए, वो हमारा जो नॉर्मल चेक होते हैं वो हमारे ए कैटेगरी चेक होते हैं, जो कि नेगोशिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को इंडोर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, जो बी कैटेगरी चेक है, बी कैटेगरी चेक हमेशा सबऑर्डिनेट को दिया जाता है और वो किसी और को नहीं दे सकता। नॉट ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफर उसको नहीं कर सकता कि भाई मेरे भी आप पे तो काम कर ले, ऐसा नहीं। तो वो बी कैटेगरी चेक है। सी कैटेगरी चेक क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट करने के लिए सी कैटेगरी चेक किया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था सर्विस पोस्टेज स्टैंप, सर्विस पोस्टेज स्टैंप उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सी, इसके लिए सी कैटेगरी का चेक इशू होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही आपका पैसा क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, आपको कैश नहीं मिल सकता। सर्विस पोस्टेज स्टैंप को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो ओपनिंग बैलेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के हमारे चेक मोटा मोटी आपको पर पता लग गया है। तो ये आपको ना तो कहीं लिखने के लिए आएंगे ना कहीं थ्योरी में आएंगे, बस आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आएंगे। तो आपको ये नहीं लगेगा पता तो है नहीं ये होता क्या है, क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, DACR मैंने आपको बता दिया। DACR एक गारंटी है, एक तरह से गारंटी सर्टिफिकेट है, गारंटी सर्टिफिकेट है। अच्छा, इसमें एक खास बात हो रहा है, गारंटी सर्टिफिकेट है नॉन प्रॉफिटेबल, मतलब उसमें कोई पैसा नहीं कमाया जा रहा है। नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशूड होता है गवर्नमेंट को और सेमी गवर्नमेंट को, सिर्फ उसी में यूज होता है। जैसे ही वो मांगेगा उसको उसी टाइम पेमेंट हो जाएगी। ये इसलिए DSR हमारा ओपनिंग में आता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस में आता है। मतलब कैश का कहोगे तो DSR हमारी उसमें पड़ा हुआ है, हमारे लॉकर में पड़ा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे हाँ हमारा कैश है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। जैसे मतलब ओपनिंग बैलेंस से या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी टाइम कह दे वहाँ पे तेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे मैं यही देखना है, सारा लॉकर खाली करना है, वो देखना है ये कैश है जी, नोट है जी, हाँ है जी मेरा है, कॉइन है जी, हाँ जी है जी। ठीक है, फिर आपका देखना चेक हमारे नाम से है जी, ठीक है जी, DSR पड़ा है, हाँ जी हाँ जी। काउंटरफिट नोट, नकली नोट नहीं, ये नहीं है जी। आपको कोई FDI पड़ेगी, ये नहीं है जी। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बैलेंस अपनी लॉकर निकालना है, तो ये आइटम ऐड होंगे, ये आइटम ऐड नहीं होंगे। ये अब तक हमने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताए देना, कुछ अजीब लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा ये बोरिंग तो है ही, थोड़ी आपके लिए आपके पास टर्म्स अलग आई है तो, लेकिन आएगा, ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं इसमें कोई खास नहीं है, आएगा। आपको कोई डाउट हो तो किसी को भी आराम से बताइए। इतना तो समझ आ गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी
देखो पेमेंट जो हो ना, अब देखो एक यहाँ पर क्या है कि यदि आपने कि हम वर्किंग शीट क्यों बनाते हैं? वर्किंग शीट हमारा एक तरह से लॉकर है, वो हमें बताएगा भाई वर्किंग शीट से मतलब हमारे पास इतना पैसा है, मतलब हमने लॉकर में गिन लिया है हमारे पास 1000 रुपये है, तो हमारे पास कैश बुक के हिसाब से भी 1000 रुपये होने चाहिए। जैसे आपका ऑफिस में आपने सुना हो कि आपका कभी भी अकाउंट्स का वेरिफिकेशन हो जाए तो आप में जितना कैश बैलेंस बता हो आपके पास मिलना चाहिए। तो वो वही चीज है यहाँ भी कि जो आपकी वर्किंग शीट का टोटल होगा उस टाइम पे अवेलेबल उसमें बैलेंस होगा, यानी कि आपका जो लॉकर में जो पैसा होगा या लॉकर में जो रिसिप्ट होंगी वो आपके कैश बुक के उसी पॉइंट ऑफ टाइम के बैलेंस से मैच करेगी। और उसी पॉइंट ऑफ बैलेंस का निकालने के लिए हम कैश बुक से, ये हमारी कैश बुक का टोटल है, तो ये पेमेंट का कॉलम ये होता है 9 नंबर, 11 नंबर नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे लॉकर से हम पैसा देंगे या लॉकर में जो पैसा आएगा, लॉकर से जो पैसा जाएगा ना वो 9 नंबर में आएगा। हमारे लॉकर से जो भी पैसा जाएगा वो 9 नंबर में आएगा। जैसे कि आपने रेवेन्यू स्टैम्प खरीद ली, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू स्टैम्प खरीद लिया आपने, किसी को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी, आर बिल की पेमेंट कर दी, ठीक है, वो 9 नंबर में आएगा तो हमारा लॉकर कम हो गया। ठीक है, इसलिए हम उसको पैरेलल बनाए चलेंगे। आप किसी भी बीच में चेक करेंगे तो वो आपका मैच करेगा। और 4 नंबर मतलब क्या है कि वो पैसा आ रहा है, भाई डीडी आ गया, कैश आ गया, रेंट आ गया, या चेक से पैसा निकाल दिया, सेल्फ चेक से पैसा निकाल दिया। ठीक है, तो वो जो भी पैसा हमारा उस लॉकर में जमा होगा वो 4 नंबर में आएगा। किसी भी टाइम पे 4 - 9 जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा उस वर्किंग शीट का टोटल होगा उस टाइम पे। मान लो बनाते बनाते 15 तारीख को मैंने देखा यार 4 - 9 का टोटल कितना है, 4 - 9 मान लो 2500 प्लस 500 प्लस 2000 है। तो आप यदि आप कैश चेस्ट में चेक करेंगे, जो आपके लॉकर में चेक करेंगे, या जो वर्किंग शीट में जो आ रखा होगा वो उससे मैच करेगा हर पॉइंट टाइम पे। इसलिए यदि आपको क्रॉस चेक करते हुए चलना है तो 4 - 9 को आप पैरेलली में करते चलेंगे। शुरू में क्वेश्चन आपका 2 घंटे में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे उस चीज को जो अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करें और मेन क्वेश्चन में उसको करने पर फोकस करें। एक बार आपकी क्लियरिटी आ जाएगी तब इन चीजों में आप अपनी कन्वेंस के हिसाब से टाइम बचाने के लिए क्या चीज छोड़नी है, कि किस चीज को आप करते टाइम ध्यान कम देना या ध्यान ज्यादा देना, वो आपका फिर अपनी अपनी प्रायोरिटी हो जाएगी, आपकी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड। पर ऐसा कुछ नहीं है, यदि नहीं भी चेक करेंगे तो भी मतलब आपका आएगा जरूर, पर ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है उससे। भाई हर 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 4 एंट्री बाद आपने चेक कर लिया तो भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, हाँ भी ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें ओपनिंग बैलेंस निकालने के 2-3 क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप जितने भी 25 से 26 जो आपके पास जो बुक में क्वेश्चन अवेलेबल है उनमें से 3-4 के तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उनमें कुछ हिडन एंट्रीज हैं, लेकिन करीब 20 के करीब 20-22 के करीब आपके सारे ओपनिंग बैलेंस आपके टैली कर लें। यही आपका नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क है कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबके ओपनिंग बैलेंस आप बैठ कर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनमें जो जो नया आइटम आएगा या समझ नहीं आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। और यदि नहीं भी होगा तो जब क्वेश्चन करेंगे तो भी वहाँ ये चीज़ आ जाएगी, पर आप में एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस ऐसे निकले। ठीक है, तो मैंने शेयर तो किया था पर मैं खोल लेता हूँ, देखता हूँ। सर वो ओपनिंग बैलेंस इस परफॉर्मा में फिल करना है या वैसे वर्किंग नोट टाइप से बनाना है? वर्किंग शीट में बनाना। ठीक है सर। जो हम वो वर्किंग शीट पर बनाते हैं ना वो उसमें बनाना है और उसी को आगे कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा वेस्ट जाएगा, वो एफर्ट हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एक तरह से इसमें हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर बोल लूंगा।
पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ द मई 1998 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, तो इस 5 पॉइंट को देखते हुए हमें ये निकालना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। पहले हम ये देखते हैं 5 पॉइंट में कौन सा शामिल होगा, कौन सा शामिल नहीं होगा। पहले तो ये है, जब ये पता लग गया ये शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, तो कैसे उसको दिखाना है ये आपको बताया जाता है। तो पहला इसमें नोट्स एंड कॉइन है 400 रुपये, तो ये तो शामिल होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी को भी कोई इसमें डाउट नहीं। नोट तो कैश का पार्ट है ही है, तो ये तो शामिल होगा ही। दूसरा है चेक इशूड टू कॉन्ट्रैक्टर बी बट नॉट कलेक्टेड 8000। इसका मतलब ये है कि ये 5 आइटम आपके लॉकर में पड़े हुए हैं और आपने वहां बैठे हैं, आपके जैसे बॉस ने कह दिया कि दिखाओ क्या क्या है, तो आपने पहले निकाले 100 के 4 नोट, देखा हाँ जी ये आपका कैश का पार्ट है। फिर आपने निकाला एक चेक पड़ा हुआ 8000 का, जो कि कॉन्ट्रैक्टर बी लिखा हुआ है, टू कॉन्ट्रैक्टर बी, 8000 रुपये साइन हो रखे हैं डीडीओ वीडियो के, तो आपने देखा हाँ जी ये 8000 चेक तो कॉन्ट्रैक्टर बी का है। क्या ये शामिल होगा नहीं होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे नाम ही नहीं, हम इसको कैसे निकाल सकते, तो ये आपका शामिल नहीं होगा। फिर जब तीसरा आइटम निकाला तो चेक 10,000 का, चौथा आइटम निकाला डिमांड ड्राफ्ट 8,000 का, रिसीव्ड इन प्रीवियस मंथ बट कुड नॉट बी रिमिटेड, पिछले महीने पर प्राप्त हुआ था लेकिन उसको बैंक में नहीं भेजा। ठीक है, तो इसमें अपने आप ही अंडरस्टूड है कि चेक आया है, डिमांड ड्राफ्ट आया है तो हमारे नाम होगा, क्योंकि इसको रिमिट करना है तो हमने अपने बैंक में डालना है। ठीक है, तो ये दोनों आइटम चेक और डिमांड हमारे नाम से है। कुछ नहीं बताया तो गवर्नमेंट ड्यूज के नाम से, जब तक एडवर्स ना कहेगा और हमारे लॉकर में पड़ा है तो हमारे लिए ही होगा। जब तक कुछ एडवर्स ना कहेगा तब तक पॉजिटिव मांगे चलेंगे। तो ये चेक और इसमें दोनों चीजें गवर्नमेंट ड्यूज के लिए भी है और हमारे नाम भी। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर इसमें लिखा नहीं हुआ है, तो इसमें ये दोनों आइटम हमारे ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है, तो दोनों बैलेंस हमारे ओपनिंग पार्ट में आएंगे। ठीक है, इसका मतलब इस महीने कोई चेक मिला और हमने उससे बैंक में जमा नहीं किया तो वो इस महीने में नहीं आएगा ना? देखो यदि हमने चेक मिला तो जैसे ही हमें चेक मिला होगा हमने उसकी एंट्री कर ली होगी रिसिप्ट साइड में। ठीक है, कर ली ना। जब तक रिमिट नहीं करेंगे जब तक हमारी वो रिसिप्ट साइड में पड़ा ही हुआ है, ऑटोमेटिक एडिड है। ठीक है, ये तो जब हम नेक्स्ट मंथ में अपना टोटल टैली कराएंगे, ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, मतलब इसमें तो हम क्वेश्चन करते टाइम तो ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, पर यदि इसको प्रैक्टिकली आप एज्यूम करें तो हम भाई 1 तारीख को अपना बैलेंस टैली करें, कैश बुक में जितना ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास है कि नहीं है, तो वो टैली करेंगे, क्या ऐड करेंगे क्या नहीं ऐड करेंगे, तब वहां पर यदि वो होगा तो उस टाइम पे वो ऐड करेंगे, जैसे कि अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी करेंगे, लेकिन है तो प्रीवियस मंथ का। तो हाँ, प्रीवियस मंथ में हमारी कैश बुक में तो एंट्री हो रखी होगी, तो जो कैश बुक का टोटल आया होगा, जो उसमें क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा होगा, वही तो इस मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा, और वो हम अपने लॉकर में चेक कर रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, उसमें कैश बुक में ऐड है, इसीलिए तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। ये यदि वो हमारा होता ही नहीं तो हम उसको कैश बुक में एंट्री नहीं करते, हम अपनी रिसिप्ट नहीं दिखाते। कुछ और ही क्लियरिटी नहीं हो रही है? सर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया कि प्रीवियस मंथ का है, हम इस मंथ में ऐड कर रहे हैं क्योंकि रेमिट नहीं हुआ, और इस मंथ का है रेमिट नहीं हुआ उसे भी हम ऐड करेंगे जो हमें इस मंथ मिला है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में समझते हैं। कोई भी चेक आया, ठीक है, मान लो ये चेक ही आया था 10,000 का, होता क्या है, आता है हम अपने बैंक में डाल देते हैं, तो जब आएगा तो हम कैश बुक की रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, जाएगा तो हम कैश बुक की पेमेंट साइड में एंट्री करके हमारा वो उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। ठीक है, अब हमें वो आ गया, हमने उसको बैंक में
नहीं बेचा, तो वो कहाँ होगा चेक? वो हमारे लॉकर में होगा। यस सर। ठीक है, जब हम 1 तारीख को अपनी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस अपने लॉकर से मैच करेंगे, तो हमारी, क्योंकि पेमेंट साइड में एंट्री हुई नहीं है, तो यानी कि वो रिसिप्ट साइड में है ही, यानी कि हमारी कैश बुक में वो ऐड है, हमारे जो टोटल में वो ऐड है, तो वो उसमें भी मिलेगा लॉकर में। तो लॉकर में मिलेगा तो लॉकर में भी तो ऐड करेंगे कि हाँ ये हमारा ही पैसा है। यदि वो तो सर रिमिट कर इसका दिया, मतलब ये है कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसमें ऑलरेडी ऐड है, ये तो फिर से इसे ऐड क्यों करेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस में ऐड कहाँ है? ओपनिंग बैलेंस तो हम निकाल रहे हैं। ये मान लीजिए कि कैश बुक हमने लिखी थी, क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो था उसमें, ठीक है, जो कैश बुक का जो बुक थी वो भाई आपको ला लो कि कोई स्टाफ आया नहीं है, वो लोग करके चला गया आप अपनी पर्सनल विंडो में। ठीक है, अब आपको देखना कि 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस कितना है, तो आप लॉकर खोलोगे, लॉकर से एक आइटम निकालोगे, चेक करोगे कि भाई ये हमारा ओपनिंग में आएगा नहीं आएगा, तो वो चेक कर रहे हैं हम अभी। ठीक है ना, क्योंकि उसका बैलेंस इतना ही होगा। जब ये ऐसा ये पॉइंट आएगा ना आपका क्वेश्चन में आएगा, तो वहां पर आप मेरे को फिर पूछना, तब मैं आपको दोनों आइटम से वहां क्लियर कर देगा। ठीक है सर। ठीक है, मतलब कि कहना मतलब ये है कि चेक हमारे लॉकर में पड़ा हुआ है ना, अब क्या उसके पीछे कार्रवाई हुई उसमें अभी रुक जाओ, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। हमारी कैश चेस्ट में जो हमारा लॉकर में जो हमारी तिजोरी में जो पड़ा हुआ है, वो हम कौन सा